नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत के सख्त रुख से चीन पस्त, पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना पीछे हटने को तैयार। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कल मोल्डो में हुई भारत और चीन की बातचीत के बाद फैसला लिया गया है। दोनों देशों के बीच पीछे हटने पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। चीन के साथ तनाव कम करने पर भी सहमति बनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, गलवान में भारतीय सैनिकों का पराक्रम देखने के बाद चीन सहमा हुआ है। हिंदुस्तान के गर्दन तोड़ और हड्डी तोड़ पराक्रम के बाद अब चीन बातचीत की टेबल पर है। कोर कमांडर स्तर की बैठक में चीन की तरफ से माल्डो इलाके में 11 घंटे तक बातचीत हुई। बैठक में भारत ने गलवान में हुई झड़प पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चीन पैंगोंग झील से सेना हटाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी का सरकार पर हमला और एलएसी संकट के पीछे केंद्र की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई सीडब्ल्यूसी ने मंगलवार को बैठक कर लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चल रहे गतिरोध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इसमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि चीन के साथ सीमा पर संकट तथा इस महामारी एवं अर्थव्यवस्था से जुड़े संकट का मुख्य कारण नरेंद्र मोदी सरकार का कुप्रबंधन एवं उनके द्वारा अपनाई गई नीतियां है। सोनिया गांधी ने यह दावा भी किया है कि इस महामारी और इसके बाद की स्थिति से निपटने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है और इन सब के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि कर लोगों की पीड़ा बढ़ा रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एलएसी पर गतिरोध को लेकर सोनिया का समर्थन करते हुए कहा कि सीमा पर जो संकट है उससे अगर मजबूती से नहीं निपटा गया तो गंभीर हालात पैदा हो सकते हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी। तो दोस्तों, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार पर जो आरोप लगाए हैं, क्या वह सत्य हैं? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस राज्य की राजधानी में इस महामारी को रोकने के लिए फिर से होगा लॉकडाउन। सीएम ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, इस महामारी के मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक के सीएम वीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। यह मीटिंग बेंगलुरु में इस महामारी के फैलाव को रोकने के मुद्दे पर हुई। उन्होंने अधिकारियों को बेंगलुरु में इस वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन के उपायों को लागू करने का निर्देश दिया। मीटिंग में सीएम ने बेंगलुरु में बढ़ने वाले केसों को रोकने के लिए रोकथाम संबंधित उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि जिन क्लस्टर्स में ज्यादा केस सामने आए हैं वहां लॉकडाउन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी फिर बने कांग्रेस के अध्यक्ष। अशोक गहलोत ने सीडब्ल्यूसी मीटिंग में की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें भारत चीन गतिरोध, चीनी महामारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति और पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर चर्चा की गई। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग उठाई कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने भी अशोक गहलोत की इस मांग का समर्थन किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला था और 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल के साथ चीन की धोखेबाजी। तिब्बत में सड़क निर्माण के बहाने कर रहा है कब्जा। जी हां दोस्तों, भारत संग सीमा विवाद के बीच चीनी सरकार तिब्बत में सड़क निर्माण के बहाने नेपाल में कब्जा कर रही है। चीन बाद में नेपाल की इन जगहों पर चौकियों का निर्माण कर सकता है। न्यूज एजेंसी ने नेपाली सरकार के दस्तावेजों के हवाले से यह रिपोर्ट में बताया है। कृषि मंत्रालय के सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में 11 जगहों को लिस्ट में दिखाया गया है, जिसमें से चीन ने 10 स्थानों पर कब्जा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने नेपाल की करीब 33 हेक्टेयर भूमि शामिल है, जिसमें नदियां और सहायक नदियों का रास्ता बदला गया है और वह नेपाल की तरफ बहने लगी हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, चीनी सरकार तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में सड़क नेटवर्क के निर्माण कार्य पर काम कर रही है। तो दोस्तों, इस खबर से आपको क्या लगता है, क्या चीन धीरे धीरे नेपाल पर कब्जा कर लेगा? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गलवान घाटी में झड़प के बाद से ही एक्शन मोड में है भारत। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी में झड़प के बाद से भारत पूरी तरह से एक्शन मोड में है। लद्दाख में जहां सेना की तैयारी पूरी है, वहीं शीर्ष सैन्य अधिकारी भी अपने जरिए चीन पर दबाव बनाने में जुटे हैं। चीन के साथ LAC पर तैनाती के बीच अब सेना की तोपें सरहदी इलाकों में पहुंचाई जा रही हैं। वायुसेना के सबसे घातक लड़ाकू विमानों को भी लद्दाख में तैनात किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत की पाकिस्तान से दो टूक, हाई कमीशन में 50% स्टाफ कम करने को कहा। जी हां दोस्तों, भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान से यहां उसके उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या अगले 7 दिनों के अंदर 50% घटाने को कहा है। साथ ही इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में इसी अनुपात में अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की भी घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान उच्चायोग के उप उच्चायुक्त को तलब किया गया और इस फैसले से अवगत कराया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले की वजह जासूसी गतिविधियों में पाकिस्तान उच्चायोग अधिकारियों की कथित संलिप्तता और उनका आतंकवादी संगठनों से संबंध रखना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन से तनाव के बीच भारत को मिला रूस का साथ। UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का किया जोरदार समर्थन। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी के बीच भारत को उसके पुराने दोस्त रूस का साथ मिला है। मंगलवार को भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की हुई वर्चुअल बैठक में रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का जोरदार तरीके से समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि आज हमने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की समस्या पर बात की और भारत संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए मजबूत नामित है। उन्होंने आगे कहा कि हम भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिना गारंटी आपको मिलेगा लाखों का लोन। जी हां दोस्तों, किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए लोन की जरूरत होना लाजमी है, लेकिन बैंक लोन बिना गारंटी मिलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है। पर अब आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार एक सबऑर्डिनेट ऋण योजना बना रही है, जिसके तहत बिना गारंटी आपको लाखों रुपए का लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सबऑर्डिनेट ऋण असुरक्षित यानी बिना गारंटी वाले कर्ज को कहा जाता है। सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सबऑर्डिनेट ऋण प्रदान करने की 20,000 करोड़ रुपए की योजना के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे रही है। अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त देवेंद्र कुमार सिंह ने डून एंड ब्रेडशीट इंडिया द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा कि आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे MSME के लिए अब सबऑर्डिनेट ऋण योजना के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने का काम जारी है। इससे पहले MSME मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 1 जून को मंत्रिमंडल द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी देने से 2 लाख MSME इकाइयों को लाभ होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी महामारी की दवा को लेकर पतंजलि के दावों पर आयुष मंत्रालय ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि ने इस महामारी के इलाज के लिए दवा कोरोनिल बनाई है, लेकिन आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को आयुर्वेदिक दवाई कोरोनिल के किसी भी प्रचार को रोकने का आदेश दिया है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की दवा पर स्टेटमेंट जारी कर कहा कि मंत्रालय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहले अपने कागज हमें जमा कराएं और तब तक किसी भी तरह का विज्ञापन या दावा करने से बचें, जब तक तमाम जांच पूरी नहीं होती। आयुष मंत्रालय ने राज्य सरकार उत्तराखंड से भी दवाई कोरोनिल को लेकर जरूरी जानकारी मांगी है। मंत्रालय ने राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लाइसेंस कॉपी और प्रोडक्ट को मंजूर किए जाने से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। मंत्रालय ने 21 अप्रैल को जारी गेजेट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि आयुर्वेदिक दवाओं की रिसर्च को लेकर बाकायदा नियम कानून जारी किए गए थे, उसी के तहत इस महामारी पर रिसर्च की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन में 2 करोड़ कंस्ट्रक्शन मजदूरों को दी गई 4,957 करोड़ रुपए की कैश मदद। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे ठप हो गए, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। लोग शहर छोड़कर गांवों की ओर पलायन करने लगे। बेरोजगार हुए लोग
खासकर मजदूरों की मदद करने के लिए सरकार तुरंत सामने आई और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि इस महामारी से हुए लॉकडाउन के दौरान 2 करोड़ भवन और अन्य कंस्ट्रक्शन कार्य में लगे मजदूरों को 4,957 करोड़ रुपए की नगदी मुहैया कराई गई। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि एक उल्लेखनीय कदम के रूप में राज्य सरकारों ने मंत्रालय के 24 मार्च 2020 को जारी किए गए परामर्श के आधार पर लॉकडाउन के दौरान देश भर के करीब 2 करोड़ रजिस्टर्ड भवन और कंस्ट्रक्शन मजदूरों को आज की तारीख तक 4,957 करोड़ रुपए की नकदी सहायता मुहैया कराई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आज पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पूर्वी बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन भागों में 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। बिहार के शेष भागों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान है। राजधानी दिल्ली, एनसीआर में मौसम गर्म और शुष्क बना हुआ है। हालांकि 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लगातार 17वें दिन भी हुआ पेट्रोल और डीजल महंगा। जी हाँ दोस्तों, आम जनता को महंगाई से जरा भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। यह पहली बार है जब तेल मार्केटिंग कंपनियों ने रोजाना पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। आज एक बार फिर तेल कंपनियों ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमतों में 20 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल के दामों में 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिससे राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ सोना और चांदी। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड कीमतें गिरने और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आई मजबूती के चलते घरेलू बाजार में सोने की कीमतें लगातार दूसरे दिन गिर गई हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने के भाव 57 रुपए लुढ़क गए। वहीं इस दौरान चांदी के दामों में 477 रुपए की गिरावट देखी गई। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 86 लाख ग्राहकों का बिजली बिल हो जाएगा आधा, सरकार ने घटाया लोगों का बोझ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकार ने बिजली ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमजोर वर्ग के ग्राहकों को बड़ी रियायत देने का ऐलान किया है। सीएम चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ उपभोक्ताओं से बातचीत की। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि 2020 के ऐसे उपभोक्ता जो संबल योजना में शामिल हैं, जिनके बिल अप्रैल में 100 रुपए तक आए हैं, उन उपभोक्ताओं को 3 माह में 100 रुपए तक बिल आने पर 50 रुपए का बिल का भुगतान करना होगा। इस व्यवस्था में लगभग 30,68,000 ग्राहकों को फायदा होगा और लगभग 46 करोड़ रुपए का फायदा उपभोक्ताओं को मिल सकेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 14 अप्रैल से पहले बुक हुए टिकटों को रद्द कराने पर रेलवे देगा पूरा रिफंड। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने कहा है कि 14 अप्रैल से पहले बुक किए गए टिकटों के रद्दीकरण पर यात्रियों को पूरा रिफंड दिया जाएगा। यदि आपने 14 अप्रैल 2020 या इससे पहले आगामी 120 दिनों के ट्रेनों के टिकट बुक किए थे और ये ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, इसके चलते IRCTC के माध्यम से रेलवे आपको टिकट का पूरा पैसा लौटाएगा। इस स्थिति में IRCTC हमेशा यात्रियों को टिकट रद्द नहीं करने की सलाह देता है। जैसे कि सिस्टम पर ट्रेन रद्द होती है तो आपको पूरा रिफंड मिलता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और CBSE ने बताया 12वीं कक्षा की शेष परीक्षाओं को रद्द करने के विषय पर निर्णय शीघ्र। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार और CBI ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि इस महामारी के संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर एक विशेषज्ञ समिति 12वीं कक्षा की 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली शेष परीक्षाओं को रद्द करने के बारे में निर्णय लेने की प्रतिक्रिया के अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि बुधवार तक इस बारे में कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। क्वाड रियर कैमरे के साथ ओप्पो रेनो 3A ने दी बाजार में दस्तक। जी हां दोस्तों, फोन निर्माता कंपनी ओप्पो ने अपनी रेनो सीरीज के तहत एक नया स्मार्टफोन
ओप्पो रेनो 3a लॉन्च कर दिया है। इससे पहले कंपनी ने रेनो 3 और रेनो 3 प्रो को बाजार में उतारा था। वहीं अब सीरीज में रेनो इस स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फिलहाल कंपनी ने इसे जापान में लॉन्च किया है और लॉन्च के साथ ही इसे सेल के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है। हालांकि कंपनी ने अन्य देशों में इसके लॉन्च या उपलब्धता को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।